तो अगला जो मेरा ये पार्ट 2 का वीडियो था, यहाँ पे हमने ये वोल्टेज का जो सीक्वेंस था बोर्ड में LX XPS L502 में, तो वोल्टेज मैंने बताया कि इसमें इतने हैं। इसी तरह आपको सभी बोर्ड के डायग्राम में ढूंढना है, क्या ढूंढना है आपको, उसका पावर प्लान, पावर डिज़ाइन ढूंढना है कि किसी पेज के ऊपर पावर डिज़ाइन दिया गया या नहीं दिया गया। पावर डिज़ाइन से हमें बहुत हेल्प मिलती है किसी बोर्ड को रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल पे विजिट होके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमने देखा था वोल्टेज सीक्वेंस। वोल्टेज सीक्वेंस के बाद कुछ सिग्नल, कुछ पावर, कुछ रीसेट एंड क्लॉक का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ वोल्टेज बनने से आपके बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आता, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो का अभी आपने जो देखा था वो कंट्रोलर देखा था, मीन्स वोल्टेज सीक्वेंस। अब जो आएगा वो IO PCH CPU के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन होना भी ज़रूरी है। सिर्फ वोल्टेज आपके बोर्ड में सभी वोल्टेज अवेलेबल है। लोग कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल भी आता है, तो वो कहते हैं कि सर इसमें ये वोल्टेज सभी वोल्टेज बन रहा है। सिर्फ वोल्टेज बनने से बोर्ड में डिस्प्ले या नो पावर ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी ऑन के लिए भी कुछ रीसेट, कुछ पावर गुड, कुछ क्लॉक की ज़रूरत है, और नो डिस्प्ले के लिए भी पावर गुड, क्लॉक, रीसेट की ज़रूरत है, बायोस की कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तब जाके आपके लैपटॉप या तो ऑन होगा या तो डिस्प्ले आएगा। तो अब हम इसे पार्ट 2 में आप देख सकते हैं IO एंड PCH के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे यहाँ पे दिखाया गया है कि पावर बटन जो आप प्रेस करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन IO के पास जाती है। सिर्फ पावर बटन जो लैपटॉप को प्रेस करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन कोई PCH को नहीं, सबसे पहले IO को जाती है। ये पता चलता है कि कस्टमर ने या मैनुअली यूज़र ने पावर बटन को प्रेस किया है, IO को ये सेंस हो जाता है। उसी तरह से ऑलवेज ऑन, सस ऑन, RSM पावर बटन प्रेस होने के बाद निकलता है। हार्डवेयर पावर गुड, आपका जब सभी पावर गुड, जितनी भी वोल्टेज हैं सभी का पावर गुड इकट्ठा होकर हार्डवेयर पावर गुड बनता है, जो कि ओनली फॉर क्वांटा के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि हार्डवेयर पावर गुड का डिज़ाइन दिया गया। जितनी भी आपके बोर्ड में वोल्टेजेस हैं, अब यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि आप देख सकते हैं किसका पावर गुड यूज़ किया या नहीं किया। VCC SA पावर गुड, 1.0 पावर गुड, रैम पावर गुड, ऑलवेज पावर गुड, है ना। ये वोल्टेज, ये सभी पावर गुड एक साथ एक जगह पे मिलकर हार्डवेयर पावर गुड HWPG का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपके IO को चला जाता है। तो IO को इससे ये पता चलता है कि मेरे बोर्ड में जितनी भी वोल्टेज रेल थी वो ओके है। अगर हार्डवेयर पावर गुड मिसिंग गया, दैट मीन्स IO को ये लगेगा कि अभी पावर का जो ब्लॉक है, पावर का जो सेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा। ठीक है, जब अगर पावर गुड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब आपका कोर वोल्टेज के लिए VR ऑन का सिग्नल IMVP VR ऑन, क्योंकि कोर वोल्टेज अलग है बाकियों वोल्टेज से, क्योंकि वो डिपेंडेबल है आपके CPU पे। तो आपका जब पावर गुड, हार्डवेयर पावर गुड आता है तब आपका कोर का पावर गुड आपके कोर IC को जाता है और कोर IC के वोल्टेज बनाता है। फिर कोर का पावर गुड निकल के आपके IO को आ जाएगा, फिर कोर का पावर गुड IO को भी आता है, यहीं से फिर EC पावर ओके PCH को निकलता है। दैट्स मीन कोर का पावर गुड बनने का मतलब ये है कि IO को ये पता चल जाता है कि मेरे बोर्ड में लास्ट पावर जो प्लान था वो कंप्लीट है, क्योंकि आपको भी पता है कोर आपके बोर्ड में सबसे लास्ट पावर है। ग्राफिक्स एंड कोर को इकट्ठा मिला के बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद जो वोल्टेज सीक्वेंस कंप्लीट होता है फिर पावर गुड लेवल स्टार्ट होता है। तो EC पावर ओके, IO जो है PCH को इन्फॉर्म करता है कि सभी पावर ओके है। फिर PCH जो है इसके अंदर से अपना क्लॉक लेवल स्टार्ट करता है। 25 मेगाहर्ट्ज़ का जो क्लॉक होता है PCH के पास, वो क्लॉक स्टार्ट होता है, और IO एंड CPU एंड PCH जिसको जितनी क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है वो PCH डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो IO को जैसे कि LPC क्लॉक 33 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक IO के पास आता है, फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन तक। उसके बाद IO को जो क्लॉक है वो 24 मेगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट हो गया। पहले IO को 33 मेगाहर्ट्ज़ मिलता था, उसके बाद ये 24 मेगाहर्ट्ज़ में IO को मिलता है, लेकिन इसमें ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है, इस पावर प्लान के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया गया।
ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं दी गई है। बाकी यहाँ पे दिया है कि पीसीएच जो है आपका DRAM पावर गुड निकालता है, DRAM पावर गुड CPU के लिए निकालता है। फिर CPU जो है अपना रैम रीसेट फॉर रैम स्लॉट के लिए, या आपका जो रैम है रैम स्लॉट के लिए रैम रीसेट का सिग्नल निकालता है, जब पीसीएच CPU को DRAM पावर गुड का सिग्नल दे देता है। आप देख सकते हैं CPU को जो क्लॉक मिलता है वो क्लॉक CPU बी क्लॉक नेगेटिव एंड क्लॉक CPU बिट क्लॉक पॉजिटिव, ये CPU को क्लॉक मिलता है। इसी 25 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल इसके अंदर जाता है, और ये क्रिस्टल की जो 25 मेगाहर्ट्ज़ की वैल्यू है ये CPU को, IO को, बायोस को, हार्ड डिस्क को, USB सभी जगह के सेक्शन को क्लॉक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पे एक पावर गुड भी है और एक PLT रीसेट भी है, जो कि PLT रीसेट का मतलब है कि प्लेटफॉर्म पीसीएच का जो प्लेटफॉर्म है वो रीसेट हो चुका, प्लेटफॉर्म रीसेट हो चुका है। तो एक बार मेरे से रीसेट के बारे में मैसेज किया था कि सर व्हाट इज़ द रीसेट की ज़रूरत क्यों होती है। तो रीसेट जो होता है, जिस एक कंट्रोलर को वर्क करने के लिए रीसेट की ज़रूरत होती है, वो अपना पीछे जो वर्क किया है, जो माइक्रो कंट्रोलर या जो भी चीज़ें हैं उन्होंने जो पहले वर्क किया उसे उन्हें क्लियर करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वहाँ पे एक ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है, और ट्रैफिक क्रिएट होने से वो वर्क नहीं कर पाते। तो जितनी बार लैपटॉप ऑन होता है उतनी बार वहाँ पे ट्रैफिक इकट्ठा होता है उस कंट्रोलर के अंदर। जब आप दोबारा लैपटॉप ऑन करते हो तो उन कंट्रोलर को, उन पीसीएच CPU IO को एक बार अपने अंदर के ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए ही उस रीसेट की ज़रूरत होती है। इसीलिए नाम होता है IO का रीसेट का नाम है इसी रीसेट, पीसीएच का नाम है PLT रीसेट, CPU का नाम है H रीसेट या फिर H पावर गुड, दैट मीन्स CPU रीसेट। तो रीसेट मीन्स ट्रैफिक क्लियर करना, पावर गुड मीन्स पावर, जो पीछे की पावर गुड है वो पावर गुड ओके है, नेक्स्ट लेवल का स्टार्टअप किया जाए। ठीक है। और क्लॉक, किसी भी चीज़ को वर्क करने के लिए क्लॉक की ज़रूरत होती है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट। एक माइक्रो कंट्रोलर को वर्क करने के लिए कुछ क्लॉक की ज़रूरत है, रीसेट की ज़रूरत है, सप्लाई की ज़रूरत है, तब जाके वो कंट्रोलर वर्क करता है। इसलिए क्लॉक का भी मिलना ज़रूरी है। तो ये आपका इस सर्किट के अंदर सभी पेज पे, आपको मैं दूसरे पेज पे अगर दिखलाऊँ, जैसे कि 4101P है, इसमें भी देख सकते हैं क्या इसमें पेज है ऐसा पेज, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी पावर प्लान का पेज दिया गया। यहाँ पे लिखा है पावर डिलीवरी, टाइटल में आप देख सकते हैं पावर डिलीवरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है। ये B+ जो है आपके कॉमन पॉइंट का नाम है, ये हर जगह देख सकते हैं लिखा है, और जहाँ जाता है उस लाइन का लोड कितना होगा वो एम्पियर के हिसाब से दिया गया है, कितने पे कितना वोल्टेज बनेगा ये भी डिफाइन किया गया है। और इसके साथ एक पावर सीक्वेंस भी दिया है, दैट मीन्स आपका स्टेज है कि कौन सा वोल्टेज कब बनेगा, पहले वोल्टेज कब बनेगा, सेकंड वोल्टेज कब बनेगा। मतलब आप कह लो कि जैसे एक सीढ़ी होती है, पहले आप फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ते हो, फिर सेकंड सीढ़ी पे, फिर थर्ड सीढ़ी पे, उसी तरह से वोल्टेज का सीढ़ी है, पहले विन बनेगा, फिर फिर आपका B+ मीन्स कॉमन पॉइंट, फिर 3 वोल्ट LDO, तब जाके आपका क्वाइल वोल्टेज, फिर आपका RSM रीसेट जो कि IO से जनरेट होता है। तब आप पावर बटन प्रेस करते हो, और पावर बटन प्रेस करने से यहाँ पे एक इस तरह का लॉजिक क्रिएट होता है, हाई लो हाई। तो आपको डायग्राम में इस चीज़ को ढूंढ के देखना है कि आपको क्या चीज़ डायग्राम की मदद से हेल्प मिल रही है बोर्ड को रिपेयर करने के लिए एंड स्टडी करने के लिए। ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे जो मैंने आपको ये सर्किट पावर प्लान का वीडियो बताया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अनुसार। तो ये वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।